नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ले रहे हैं खबर नीट से जुड़ी हुई। नीट मामले पर एनटीए का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 1563 कैंडिडेट्स की परीक्षा 23 जून को दोबारा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा। दरअसल आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा। नीट का मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 25 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वहीं मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस पर सियासत चरम पर है और छात्र छात्राएं भी आंदोलनरत हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के ये साफ कर दिया गया है कि 1563 छात्र जिनको कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको अब एक बार फिर परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो आंदोलनरत छात्र थे उनको एक बार फिर न्याय मिला है। हालांकि निश्चित तौर पर परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, एक बार फिर नीट में ये देखने को मिल गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। कलीम, जिस तरह से नीट का मामले सामने आया है, लोकसभा चुनाव में तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी कि किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं होगी, पेपर लीक को लेकर के सख्ती बरती जाएगी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने उन्होंने साफ किया है कि इस मामले में पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर यह आरोप है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि पेपर लीक के अलावा इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या है। जी, जिस तरीके से बात की जाए नीट परीक्षा को लेकर के जो धांधली का जो आरोप लगाया था, इन आरोपों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और सड़कों पर उतरने के साथ ही जिस तरीके से इस परीक्षा में जो मार्क आए थे 720 मार्क, यानी कि 667 जो अभ्यर्थी थे उनके जो केवल 720 में से 720 जो अंक आए थे, उसको लेकर के भी एक दावा किया गया था। और इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, जो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों ने कोर्ट का जो रुख अपनाया था, कोर्ट का रुख अपनाते हुए इस पेपर को कैंसिल करने की जो मांग की थी उसको कैंसिल करने को लेकर के साफ तौर से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ इससे इनकार कर दिया। यानी कि ये कहा जा सकता है जो पेपर लीक मामले का जो आरोप लगाते हुए इस पेपर को कैंसिल करने की जो बात कही गई थी उसको साफ तौर से कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया जो ग्रेस मार्क के जो मार्क पाए हुए अभ्यर्थी थे उनको जो है एक बार फिर से परीक्षा देने को कहा गया है। यानी कि जिस तरीके से एक बार कहा यह जा सकता है कि जो अभ्यर्थी थे जिनके नाम इस परीक्षा में नहीं आ पाए, जो ग्रेस मार्क में नहीं आ पाए हैं, उनको लेकर के जो ग्रेस मार्क आए हैं वो एक बार फिर से परीक्षा देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो परिणाम होंगे वो घोषित होंगे। लेकिन अब देखना ये होगा। कलीम, सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि ये जो 1563 छात्र फिर से री एग्जामिनेशन में शामिल होंगे तो अब मेरिट सूची भी फिर से बनानी पड़ेगी। जी देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से मेरिट लिस्ट बनाने हैं कि अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्रेस मार्क वाले, यानी कि जिस तरीके से जो 720 में से 720 जो अंक पाए हुए थे उन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से परीक्षा है वो देनी होगी और उसके बाद उस परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जो उनके अंक आएंगे उस अंकों की भी एक तरीके से समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो पहले के रिजल्ट आए और अब के जो रिजल्टों में जो दोनों की समीक्षा हुई है वो किस तरीके से हुई। और जो पेपर लीक के मामले की अगर बात की जाए, जो पेपर लीक होने का जो आरोप लगाया जा रहा था तो उसमें कितना इससे डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा के बाद एक बार फिर से इस मामले में कहीं ना कहीं जो जांच है वो बैठाई जा सकती है। जो अभ्यर्थी हैं वो भी एक बार फिर से विरोध दिखा सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनटीए के बीच एक नेक्सस है और इस बड़े घोटाले का पूरी तरह से सीबीआई जांच होना चाहिए। जी कलीम, की जाए जो विपक्ष पार्टियों की बात की जाए, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो कई जो पेपर लीक मामले हुए थे, फिर चाहे आरओ एआरओ की बात की जाए या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए, इन सभी मामलों को लेकर के जो धांधली का जो आरोप लगा था, क्योंकि केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ही बीजेपी की थी और उस दौरान ये जो परीक्षा लीक हुई थी इस मामले को लेकर के विपक्ष ने काफी भुनाया था। और उसी भुनाने के बीच जिस तरीके से नीट परीक्षा की बात की जाए, एक बार फिर से विपक्ष को मौका मिला और विपक्ष इस पर हमलावर भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष इस मामले को लेकर के साफ तौर से इंकार करता नजर आ रहा है कि जो पेपर लीक मामले की बात की जाए, पेपर लीक किसी तरीके से नहीं हुआ है। और उसी की तर्ज पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस परीक्षा को कैंसिल करने के पर जो है साफ तौर से रोक लगा दी है।
तो यानी कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अभी इस मामले में सरकार की और एनटीए की परेशानी समाप्त नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अगर ये जो इन छात्र जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका री एग्जामिनेशन कर भी लिया जाता है तो ये आंदोलन अब बड़े पैमाने पर पूरे देश में देखने को मिलेगा कलीम। फिर से होगी और उस परीक्षा के बाद जो परिणाम आएंगे, उस परिणाम के बाद कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है, वो जो अभ्यर्थियों का आक्रोश है, वो अभी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इनकार कर दिया हो रोक लगाने से, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थियों के अंदर का जो आक्रोश है पेपर लीक मामले को लेकर के जो आरोप है और विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट आएंगे वो जो परीक्षा के बाद, उस परीक्षा के बाद एक बार फिर से जो बड़ा आंदोलन है वो भी अभ्यर्थियों का देखने को मिलेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये अभ्यर्थी कोर्ट का रुख अपनाते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, इस पर पैनी नज़र बनाए रखिएगा कलीम, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था के संबंध में अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलों और जिलों के अफसरों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में उनके साथ शासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में प्रदेश के सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े कई आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। गौरतलब है कि 17 जून को ही बकरीद और आखिरी बड़ा मंगल का त्यौहार है। यानी कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार तैयारी और समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। अब चूंकि त्यौहार है, अगला बकरीद का त्यौहार की बात कर ली जाए या फिर अगले बड़े मंगल की बात कर ली जाए, 17 जून को ये पड़ रहा है, दोनों साथ साथ होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज की समीक्षा बैठक काफ़ी अहम रहने वाली है। हालांकि इसके पहले ही कई गाइडलाइन जारी किए जा चुके हैं कि बकरीद में जो बकरे हलाल किए जाते हैं उसका वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो कुर्बानी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ आज निर्देश मिलता है मातहतों को, ये शाम 7 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अनुराग, ये बैठक कितना अहम बताया जा रहा है? और उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं इसमें सभी को जोड़ा जा रहा है। सारे डीएम एसएसपी रहेंगे, इसके अलावा एडीजी स्तर के अधिकारी रहेंगे, मंडलायुक्त रहेंगे और सभी सीडीओ वगैरह को भी जगह। कुल मिलाकर के आगामी जो त्योहार है जैसे वगैरह रखते हैं, इसके अलावा जिस तरह से आगे मुहर्रम भी है, उन सारी तैयारियों को देखते हुए आज ये बैठक लगाई। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव के पहले तमाम जो हिस्ट्री सीटर देखे गए, जिनकी टॉप 10 लिस्ट तैयार की गई थी, उन पर सबसे बड़ी निगाह रहेगी आखिर किस तरह से अपराधियों की धरपकड़ होती है। कानून व्यवस्था के मायने में योगी सरकार काफी सख्त रही है, तो ऐसे में ये सारी धरपकड़ फिर से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्द के माहौल में मनाया जाता है, इसके लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। मुहर्रम में जो जुलूस निकलते रहे हैं वो पारंपरिक तरीके से निकलेंगे और नया रूप नहीं होगा। इसमें इस तरह की विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि 30 जून तक तबादला नीति जो आई है, 30 जून तक तबादले भी होने बड़े पैमाने पर, उसको देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके बाद ये तय होगा कि जो भी कानून व्यवस्था में दखल साबित होंगे या फिर जिनकी लापरवाही सामने आएगी, तबादले कर दिए जाएंगे। अनुराग, लोकसभा चुनाव के दौरान मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 4 जून के बाद मैं अपराध मुक्त घोषित करूंगा उत्तर प्रदेश को। क्या इस संबंध में भी कोई दिशा निर्देश जारी हो सकती है? बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल में हुआ और ये तभी मुमकिन हो पाया जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कानून व्यवस्था के देश थे सारे कसे हुए थे और लगा उनके हाथ में। तो साफ तौर पर कह रखा था किसी तरह की स्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी को देखते हुए जो बैठक बुलाई गई है उसमें तमाम तरह के मुद्दे रखे जाते हैं। इसके अलावा जो विकास कार्य आचार संहिता की वजह से रुके हुए थे, उनमें भी शुरुआत की जा सकती है, उनके विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। इसलिए सभी जो नगर आयुक्त है वो और प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है उसको भी जोड़ा जाएगा और उनके साथ तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही है उन पर रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा और किस तरीके से उनको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर आज बातचीत की जाएगी। कुल मिला के पूरा खाका तैयार किया गया है। तमाम सवाल आज मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाएंगे और उसका जवाब जिलों के जो बड़े अधिकारी उनको देना है कि आखिर कानून व्यवस्था में किस तरीके की स्थिरता आ रही है, जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पर क्यों नहीं लगाम रख पा रही। कुल मिलाकर ये जो बैठक होगी शाम को 7 बजे, इसमें काफी कुछ निकल के आने वाला है और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ
कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, और साथ ही जो अधिकारी हैं क्या वो नकेल कसने पे फेल हो रहे हैं, अगर फेल हो रहे हैं तो उनके तबादले और तमाम तरह की जो हेडक्वार्टर से अटैच किए जाते हैं, उस तरह की खबरें आज सामने आ सकती हैं। अनुराग, इस बैठक के पहले ही कल जिस तरह से मनोज सिंह जो औद्योगिक विकास आयुक्त हैं एक समीक्षा बैठक किए थे और सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखें, यानी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से आज इस बैठक में दिया जाना है, क्योंकि पहले एक बैठक हो बिल्कुल चुकी है संजय मनोज जी। सिंह की अगुवाई में और आज मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से जो बैठक हुई, तमाम इस तरह की गाइडलाइन जारी किए गए थे, अधिकारियों की जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए, उनकी परफॉर्मेंस देखी गई है, जो अधिकारी स्थिरता बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। जाहिर तौर से कल के बाद आज दूसरा दिन है और सीएम योगी आदित्यनाथ जब खुद उस बैठक में बैठेंगे तो ये देखेंगे क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं कि अपने महताजों तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से तो जो विकास कार्य हैं कहीं ना कहीं उनके आगे रोड़े आ रहे हैं। इनको कैसे दूर किया जा सकेगा और इसका खाका आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूछेंगे डीएमएसएसपी से कि आखिर इस तरह की जिलों में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। विकास कार्यों को पंख लगने चाहिए से उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कृत संकल्प है अपनी तरफ से कि विकास कार्यों में और जो योजनाएं हैं उनमें किस तरह की बिलाहवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी, बावजूद उसके तमाम तरह की दिक्कतें अगर पेश आ रही हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो समय पर नहीं पूरे हो पा रहे हैं, उनसे आज ये जवाब तलब किया जाना है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि फंड तो जो सरकार अपनी तरफ से जारी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काम क्यों रुके हुए हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह की जो आज तमाम परेशानियां हैं उसको लेकर के आज ठीक है अनुराग, इस पर नज़र रखिएगा। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि आज समीक्षा के बाद अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले भी होने हैं, संभवतः इसका भी आकलन किया जाएगा कि किस जिले में क्या स्थिति रही है कानून व्यवस्था की, कहाँ भूल चूक हुई है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक पर हमारी नज़र रहेगी। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की ओर। इस बार भीषण गर्मी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हर कोई अब इस चिलचिलाती गर्मी से निजात पाना चाहता है। ऐसे में हर किसी को मानसून की पहली बारिश का बेसब्री से इंतजार है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक फिलहाल ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तपिश अपने चरम पर है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चाहे वो बांदा की बात की जाए, चित्रकूट की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, उन्नाव, झांसी, हर जगह लग रहा है जैसे सड़कों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। सूर्यदेव का प्रकोप अपने चरम पर चल रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर आम जनों के लिए ये गर्मी परेशानी का सबब बन चुका है। आज भी मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक हीट वेव की संभावना बनी हुई है, लिहाजा लोग अपने आप को बचा के रखें। चलिए प्रयागराज चलते हैं, वहाँ हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन भाई, गर्मी तो अपने चरम पर है, प्रयागराज की क्या स्थिति है? प्रयागराज सहित आसपास के जो जनपद है इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज ने मौजूदा समय में बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी जो भीषण गर्मी है करीब 102 वर्षों पहले पड़ी थी। हालांकि अगर प्रयागराज की चर्चा हम करें तो बीते 25 मई से 2 जून तक नौतपा चल रहा था और नौतपा के दौरान प्रयागराज ने करीब 50 वर्षों का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया, क्योंकि प्रयागराज में नौतपा के दौरान करीब 49 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था, जो करीब 50 वर्षों पहले प्रयागराज में दर्ज किया गया था। और अब मौजूदा समय की बात करें तो इस समय आसमान से प्रयागराज में आग बरस रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार भीषण गर्मी की चपेट चल रहे हैं। अगर हम सड़कों की बात करें, प्रमुख बाजारों की बात करें, अन्य स्थानों की बात करें तो सड़कों पर, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां पर अमूमन ये देखा जाता था कि सुबह से देर शाम तक लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती। उन सड़कों पर, उन बाजारों में भी लोगों की जो भीड़ है वो कहीं न कहीं गायब नजर आ रही है। ऐसे में सड़कों पर, बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। पवन, वहाँ स्थानीय प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया है कि लोग किस तरह से बचाव कर पाएं खुद का। संभवतः पवन पटेल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है।
लोगों से प्राइम टीवी भी अपील करता है कि अगर आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस हीट वेव में निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्पतालों में बेड पूरी तरह से भरे पड़े हैं। मरीजों की भारी तादाद देखने को मिल रही है। खान पान का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि अभी गर्मी अपने चरम पर है और अगले 2-3 दिनों तक किसी भी तरह की कोई राहत की उम्मीद भी सामने नज़र नहीं आ रही है। किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के कम से कम 2 से 3 दर्जन ज़िले शामिल हैं। चलिए अब गोरखपुर का हाल जान लेते हैं कि वहाँ भीषण गर्मी में क्या हालात हैं। धनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। धनेश के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धनेश, गोरखपुर में क्या स्थिति है? गर्मी से लोग कितने बेहाल हो रहे हैं? चलता जा रहा है 44 मौसम जो लू बिल्कुल चलता है उस तरह से चल रहा है। लोग गर्मी से हाल है पूरी तरीके से। व्यवस्थाएं अगर बात की जाए, यहाँ पे लगातार जो है जो ट्रैफिक संचालित कर रही है ITMS, लोगों से अपील कर रहे हैं कि गर्मी में बाहर ना निकले। जब निकलना हो तो जब जरूरत हो तभी निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। और जब भी निकले तो अपने साथ पानी को रखे रहें, पानी का सेवन करते रहें। पूरे शरीर को कपड़े से ढक के निकले, सर पे कुछ लगा के निकले, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। जी, स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन की ओर से पेयजल जैसे कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आम लोगों के लिए, या क्या आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि गोरखपुर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये क्षेत्र है, तो कम से कम हम ये उम्मीद तो करते ही हैं कि वहाँ की नौकरशाही निश्चित तौर पर कुछ अलग से व्यवस्था की होगी आम जन के राहत के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पेयजल की तो कहीं कुछ दिन जो पेयजल का व्यवस्था यहाँ पे दिखा सड़कों पे, जो शहर के प्रमुख चौराहे वहाँ पे कुछ दिन उसके बाद कोई सारी चीजें नदारद दिख रही है। कहीं पेयजल का व्यवस्था नहीं है। अभी हम आज कुछ लोगों से बात भी किए तो कह रहे थे कि हम यहाँ पे गोरखपुर बाहर से आए हैं और यहाँ देखे इसका कोई व्यवस्था नहीं है, हम पानी खरीद के पी रहे हैं। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं प्रबंधन की जाए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, नगर निगम की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था में कहीं न कहीं खामियां दिख रही। अगर बात की जाए बिजली कटौती की, गर्मी चरम पे है, लगातार बिल। जी, पवन पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है धनेश, पवन के पास चलते हैं प्रयागराज में, क्योंकि माथे पर उनके भी पसीना मैं साफ तौर पर देख रहा हूं, और इतनी चिलचिलाती धूप में रिपोर्टिंग करना अपने आप में एक बहुत ही मेहनत का काम होता है निश्चित तौर पर। पवन, वहां अस्पतालों में भी क्या विशेष इंतजामात किए गए हैं या सिर्फ कागजों में ही निर्देश जारी हो रहा है? प्रयागराज पूरे प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, मौजूदा समय की बात करें, तो जैसा मैंने पहले बताया कि इन दिनों प्रयागराज में आसमान से आग बरस रही है। हालांकि अगर अस्पतालों की बात करें, अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, तो निश्चित रूप से प्रयागराज की तस्वीरें कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी का संगम तट है। ऐसे में प्रयागराज में देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कही जाती है, ऐसे में प्रयागराज इसलिए पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन आपका जो सवाल था कि जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं, तो मैंने ये भी बताया कि कहीं न कहीं जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो सवालिया निशान जरूर खड़ा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रयागराज के तमाम प्रमुख स्थानों पर, चाहे हम नगर निगम की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तो कहीं न कहीं जो तस्वीरें हैं वो इसलिए सवाल खड़ा करती नजर आ रही है कि ऐसे भीषण गर्मी के दौरान कई अन्य जो प्रमुख चौराहे हैं, तमाम जो प्रमुख स्थान है, वहां पर पेयजल की या त्याओं की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में जो दूर दराज से आने वाले राहगीर है, जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं गर्मी में परेशानियों का सबब उनके लिए बनी हुई है। अगर हम अस्पतालों की बात करें, तो हालांकि अस्पतालों की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं संतोषजनक जरूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में आसमान से आग बरस रही है, बीते दिनों
प्रयागराज में गर्मी ने कई वर्षों का कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय भी करीब 47 डिग्री के आसपास का तापमान है। तो ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रही है, जी लेकिन जो गर्मी है वो कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि जिस तरीके से लगातार पेड़ों की कटाई की गई है, जिस तरीके से लोग पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते हैं, ये तस्वीरें एक संदेश भी दे रही है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में लोग अपने आप को सचेत कर ले, क्योंकि जिस बिल्कुल तरीके बिल्कुल से लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही है कि आने वाले दिन ठीक में है। लगातार लोगों को परेशानी होगी। अगर ठीक है। मौजूदा समय की बात करें, ठीक है पवन, जरा धनेश से भी जान लेते हैं। गोरखपुर में धनेश क्या व्यवस्था की गई है? मरीज अगर पहुंच रहे हैं अस्पतालों में तो क्या उनको प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है? इस गर्मी में भारी तादाद में मरीजों की संख्या अस्पतालों तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, मरीजों की संख्या लगातार आते हैं। अगर देखा जाए तो गोरखपुर जो है जिले के जो आसपास जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं, तो व्यवस्थाएं जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए उनके पेयजल की व्यवस्था की जाए तो जो है नगर निगम जो पूरे यहाँ के प्रशासन है उनके द्वारा जो पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए वो सही व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है और कचहरी है। अगर देखा जाए हम उस तरह शास्त्री चौक भी खड़े हैं तो मुख्य चौराहा हमारा है, यही तो जिला अधिकारी के जो है जिला अधिकारी और सबकी जो अधिकार कार्यालय है के अगल बगल है, कचहरी भी यहाँ पे है। लोग आते हैं तो आप लोग निगाहें बनाए रखिए और प्राइम टीवी आप लोगों से भी अपील करता है कि आप भी अपने आप को बचा करके रखें इस गर्मी में, क्योंकि रिपोर्टिंग एक मेहनत का काम होता है और निश्चित तौर पर डटे भी रहना है और खुद को स्वस्थ भी रखना है। और आम जनता से भी ये अनुरोध करता है कि वो ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलें, क्योंकि विकट गर्मी का दौर जारी है, प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरे सूबे में किस तरह से आग लगी हुई है। हालांकि पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो अभी हीट वेव के चपेट में है। चलिए चौथी और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक करीब अवैध रूप से बने 350 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। एलडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ये कार्रवाई कर रही है। आज भी यहां ध्वस्तीकरण का सिलसिला जारी है। अभी करीब 850 मकान और जमींदोज किए जाने हैं। पूरी कार्रवाई में 12 से 15 दिन का समय लगेगा। आपको बता दें कि अकबर नगर में करीब 2000 से अधिक मकान है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से 25,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हैं अकबर नगर में, जहां बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अवैध रूप से पूरी तरह बसाई गई थी ये कॉलोनी गोमती नदी के किनारे, तो निश्चित तौर पर इसे खाली करने का आदेश है अदालत का। हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अनुराग, जो कार्रवाई चल रही है अकबर नगर में, कहाँ तक पहुँचा है और कितने दिन का वक्त और लगेगा इसे अंजाम तक पहुँचाने में? नगर में जो ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है आज उसका चौथा दिन है और तमाम जो बुलडोजर हैं, जो जेसीबी मशीन हैं, वो लगातार अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर कुकरेल रिवर फ्रंट बनना है तो उसको लेकर के पूरी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या जो पक्के मकान है उनको गिराया जाना है। अब तक करीब 312 ऐसे अवैध निर्माण थे जो चिन्हित किए गए थे, जिसको गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें मदरसे और स्कूल भी शामिल थे जो कि अवैध जमीन पे बने थे और उनको पहले चिन्हित किया गया था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको हटाया गया है। अकबर नगर के जो 1800 परिवार हैं उनको पीएम आवास आवंटित कर दिया गया है, तो जाहिर तौर से एक राहत की बात उनके लिए है। लेकिन ऐसे अभी तमाम लोग हैं जिनको अभी आवास जैसी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो अकबर नगर के निवासी हैं उनके लिए बड़ी चिंता की बात है कि ऐसे में जबकि इतनी बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इस बीच में वो कहाँ अपने सब्ज पाएंगे जाकर के। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि अकबर नगर को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए। अकबर नगर में जिस तरीके से जेसीबी और बुलडोजर चल रहे हैं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जल्द ही यहाँ का काम जो है पूरा। अनुराग, ऐसा तो नहीं है कि अकबर नगर एक दिन में बस गया। इसके तमाम पिछली सरकारें भी इसके लिए बहुत बड़ी दोषी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर लोगों को समय रहते चेता दिया गया होता तो शायद आज ये बसा हुआ आशियाना उजड़ता हुआ हमें नहीं दिखता। देखिए, अकबर नगर जो है बड़ा वोट बैंक है, तो ऐसे में तमाम जो सियासी दल आए उनको वोट बैंक के इस्तेमाल करते रहे, तो ऐसे में अकबर नगर दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता गया। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे होंगे शहर के बीच अकबर नगर बसा था, उसको लेकर के तमाम कानूनी कार्रवाई हुई, कानूनी पेचीदगियां भी सामने आई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट तक ये मामला गया और उसके बाद ये डिसीजन आ गया कि अकबर नगर को जो कि अवैध रूप से बताया गया है वो जगह खाली की जानी है और जिस प्रकार का प्रोजेक्ट है रेल रिवर फ्रंट का उसको वहाँ पूरा किया जाना है।
तो इसको देखते हुए ये कार्रवाई शुरू हुई और इसको पहले भी इससे लग चुका था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोर्ट की अदालत की हरी झंडी मिलने के बाद ये कार्रवाई फिर शुरू हुई है। तो तमाम जो अवैध निर्माण है, जो बचे कुचे हैं, उनको निश्चित नाबूद कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा बनकर खाली करा लिया जाएगा और यहाँ पर जल्द आ रही थी कि यहाँ पर जो बाशिंदे हैं जिनका मकान उजड़ रहा है उनको पीएम आवास योजना में स्थान दिया जाएगा। तो क्या शासन प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई कार्रवाई की सूचना? देखो, शासन प्रशासन पूरी तरीके से संकल्प है। यहाँ पर जो लोग थे उनको बसंत कुंज में पीएम आवास उपलब्ध कराया गया है। जैसे 1800 परिवार हैं जिनको इस तरह का परिवार मुहैया करा दिया गया है, लेकिन अभी भी काफी परिवार हैं जो कि बसंत कुंज में नहीं बसाए जा सके हैं। उनको लेकर के अभी चिंता बनी हुई है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अकबर नगर में तेजी के साथ बुलडोजर और जेसीबी चल रहे हैं, तो उससे दिखाई देता है तमाम ऐसे लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे इस बेतासा गर्मी में, और अगर उनके लिए उपाय नहीं किए गए तो उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ सकता है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा, प्राधिकरण को ध्यान देना। इस पर नज़र बनाए रखिएगा। वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये थी शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान।
पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। राजनीति से लेकर